अच्छा जी, अब जो है एक ये छोटा-सा टॉपिक है, नामदानी से हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि है लंबर पंक्चर। ठीक है, लंबर पंक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल ईयर में। और इसमें जो है सबसे पहले उन्होंने इंडिकेशंस बताई हैं कि आप कब करते हैं लंबर पंक्चर। तो एक तो ये डायग्नोस्टिकली किया जाता है, दूसरा थेरेपेटिकली भी किया जाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिकली यानी डायग्नोसिस किस चीज़ की बनाने के लिए, एक तो मेनिंजाइटिस की, एन्सेफेलाइटिस, गुलियन बारी सिंड्रोम, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, अनएक्सप्लेन्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे अगर नहीं पता कि सीजर का कॉज क्या है, स्ट्रोक का या अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अनएक्सप्लेन्ड हो, सीटी से डायग्नोस ना हुआ हो, तो उसके इन केसेस में भी हमने लंबा पंचर करना होता है। ठीक है, थेरेपेटिकली अगर हम देखें तो क्या थेरेपेटिकली हम इसमें एक तो एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंट्राथीकली जो है हम वेंट्रिकल्स में एंटीबायोटिक देते हैं, और इसके अलावा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, ठीक है, कीमोथेरेपी इस तरह होगी, तो वो भी लंबा पंचर जो है उसके लिए लंबा पंचर किया जाता है। अब सबसे पहले जो है लंबा पंचर करते वक्त आपने कंसेंट लेना होता है। पूरा जो प्रोसीजर है आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, उसके एडवांटेजेस, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, पेशेंट को भी और अटेंडेंट को। और इसके अलावा याद रखिएगा रिटन कंसेंट जो है ना इस प्रोसीजर के लिए वो भी आपने लेना होता है। ठीक है, प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, रिटन कंसेंट ले लिया। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ द पेशेंट। इसमें जो पोजीशन है वो आपने याद रखनी है कि पेशेंट को हमने जो है लेटाना होता है, और उसको हम कहेंगे अपना जो है फेस जो है अवे फ्रॉम एग्जामिनर उसका होगा। ठीक है, लाया कर रहा होगा अपनी साइड पर, साइड वाइज वो लेटा हुआ होगा, और अब उसका फेस दूसरी तरफ होगा एग्जामिनर से अवे। उसकी जो बैक है वो पोजीशन होगी एट द एज ऑफ द बेड। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को जो है हमने कहना है कि मतलब अपनी बॉडी को जो है रोल कर ले बिल्कुल एक बॉल की तरह। ठीक है, बॉल की तरह जो है उसको कहेंगे रोल अप हो जाए, और उसका जो नेक है वो बिल्कुल इस तरह जेंटली फ्लेक्स्ड होगा। नीज जो है वो ऊपर एब्डोमेन की तरफ जो है हमने ड्रॉन करवाने हैं। ठीक है, अब जो प्रॉपर पोजीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है लंबा पंचर करवाने के लिए। इसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये पेशेंट को जो हमने रोल अप करवाया है बॉल की तरह साइडवेज लेटा के, और फिर जो है हमने लंबा पंचर करना होता है। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। उसके बाद साइट ऑफ नीडल इंसर्शन है, कहाँ पर आपने नीडल इंसर्ट करनी होती है। जैसे जो स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है हमारे L1 वर्टिब्रल लेवल पे, तो फिर जो पंचर है वो हमने इस लेवल से नीचे करना होता है, यानी कि बिटवीन द L3 एंड से लेके L4, L3 L4 के बीच में, क्योंकि L1 पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में तो नहीं कहेंगे, तो L3 या L4 के बीच में, या L2 से L3 के बीच में। ठीक है, वन कभी भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रही है। पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट जो होता है ना पेशेंट का, वो कोरिस्पॉन्ड करता है टू द लेवल ऑफ L3 L4 इंटरस्पेस, और यही एक इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट, क्योंकि वहीं पे L3 L4 पीछे आ जाती है। फिर जो है लंबा पंचर करते हुए सबसे पहले आपने जो एरिया है उसको क्लीन करना होता है और लोकल एनेस्थेटिक देना है। तो एरिया को आपने ड्रैप करना है और क्लीन करना होता है मल्टीपल वॉशिंग्स के साथ विथ एंटीसेप्टिक लोशन, जैसे कि पायोडीन की मदद से आपने इसको क्लीन किया। लोकल एनेस्थेटिक आप दे देंगे पेन के लिए जो है 1% लिग्नोकेन, वो आपने सबकुटेनियसली वहीं पर इंजेक्ट करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अब प्रोसीजर है, 5 मिनट के इंजेक्शन के बाद, इंजेक्शन जो है आपने एनेस्थेटिक दे दिया, उसके 5 मिनट बाद आपने लंबर पंचर नीडल लेनी है, जो कि 22 गॉज की होती है। इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर ये नीडल दिखाई गई है, 20 या 22 गॉज की होती है लंबा पंचर नीडल। ठीक है, ये हमने जो है ना मिड लाइन में इंसर्ट करनी होती है, जो दो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं उनके बीच में, और फिर स्लोली हमने अम्बिलाइकस की डायरेक्शन में जो है इसको इंसर्ट करना होता है, एडवांस करना होता है। ठीक है, अम्बिलाइकस की डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर आप इस फिगर में देखें तो ये जो है इस तरह से हमने इंसर्ट करनी होती है, ये दो स्पाइनस प्रोसेसेस के बीच में, और फिर ये देखिए ऊपर अम्बिलाइकस की डायरेक्शन में हमने एडवांस करनी होती है। एडल्ट्स में याद रखिएगा कि ये नीडल हमने 4 से 5 सेंटीमीटर जो है एडवांस करनी होती है बिफोर द सब एरेक्नॉइड स्पेस इज रीच्ड। ठीक है, उससे पहले हमने, जब तक ये सब एरेक्नॉइड स्पेस नहीं आ जाती तो हमने 4 से 5 सेंटीमीटर इंसर्ट करनी है। और फिर जो है हमने जो है एग्जामिनर ने रिकोगनाइज करनी होती है एंट्री एज अ सडन रिलीज ऑफ द रेजिस्टेंस, अचानक से उसको ना नीडल में रेजिस्टेंस जो है वो रिलीज होती महसूस होगी, रेजिस्टेंस खत्म हो गई। ठीक है, और फिर उसने फिर स्टाइलेट जो है वो रिमूव करना है और नीडल को अटैच कर देना है मैनोमीटर के साथ, ताकि फिर प्रेशर मेजर किया जाए, CSF प्रेशर कितना है। ठीक है, मैनोमीटर के साथ हम अटैच कर देंगे, और फ्लूइड को जो है वो भी कलेक्ट कर लेंगे। किस पर्पज़ के लिए फ्लूइड हम कर लेते हैं, एक तो हमने जो है CSF DR करनी होती है इसके लिए, जिसमें हम सेल काउंट वगैरह देख लेंगे, और ग्लूकोज प्रोटीन। ठीक है, मेनिंजाइटिस वगैरह में इस तरह हम देख रहे थे। दूसरा वो फ्लूइड का कल्चर करवा सकते हैं,
या एसिड फास्ट बेसिला स्टेन, और सीएसएफ की साइटोलॉजी भी फिर चेक हो सकती है, और फिर इसी सीएसएफ के कल्चर और सेंसिटिविटी भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारा इसमें प्रोसीजर हो गया। अब आता है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या होंगी जो हमने फेस करनी होती हैं जब हम लंबा पंचर कर रहे होते हैं? तो उसमें सबसे पहला आता है ड्राई टैप। ठीक है, ड्राई टैप क्या है इसमें? यानी आपने लंबा पंचर किया और उसमें आपको कोई भी फ्लूइड नहीं मिला, इवन जो नीडल है वो सब एरेक्नोइड स्पेस में है, लेकिन अगर वहाँ पे ब्लॉक है एट अ हायर लेवल, या फिर लंबर सैक जो है वो नियोप्लास्टिक टिश्यू की वजह से जो है वो फिल हुई हुई है, वहाँ पे मेटास्टेसिस हुई है, नियोप्लेजिया हो गया है कोई, तो उसकी वजह से, या फिर ब्लॉक है, तो फिर हमें ड्राई टैप मिलता है। तो कभी कभार जो है अगर हम जो है पोजीशन जो है नीडल की चेंज कर लें तो फिर हमें सीएसएफ का फ्लो मिल सकता है, तो पोजीशन भी चेंज करके देखा जा सकता है। दूसरा हेमरेजिक टैप, यानी ब्लड मिल रहा है। जब जो है ना मेनिंजियल वेसल्स पंचर हो जाती हैं या फिर सब एरेक्नोइड हेमरेज हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर हमें ब्लड स्टेन फ्लूइड मिलेगा, क्लियर सीएसएफ नहीं मिल पाता। तो अब जो है टू डिफरेंशिएट हम क्या करेंगे, 2 to 3 ml फ्लूइड लेंगे 3 बॉटल्स के अंदर। सब एरेक्नोइड हेमरेज वाला जो फ्लूइड होगा वो आपने याद रखना है कि वो यूनिफॉर्मली स्टेन होगा, जबकि ट्रॉमेटिक टैप सीएसएफ जो है वो क्लियर हो जाएगा इन द बॉटल, इन थर्ड बॉटल। यानी एक्चुअली ये 3 ट्यूब टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें एक तो हेमरेजिक टैप, यानी जो हम सीएसएफ ले रहे हैं वो हेमरेजिक, हेमरेजिक वो होगा यानी जो सीएसएफ है उसमें जो है ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, जो ट्रोमेटिक टैप है उसमें यानी जब हम लंबा पंचर कर रहे हैं उसके दौरान ब्लीडिंग हुई है, वो वाला जो ब्लड है उसको हम कह रहे हैं ट्रोमेटिक टैप। तो अब कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सब एरेक्नोइड हेमरेज है उसका टैप वो वाला सीएसएफ है, या फिर ट्रोमेटिक अभी जो हमने इंसर्ट की उसकी वजह से ब्लड आया है? तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए 3 बॉटल टेस्ट किया जाता है, जिसमें फिर हमने जो है ना स्टैंड थोड़ी देर छोड़ना होता है ब्लड को। ट्रोमेटिक टैप जो है याद रखिएगा उसमें जो है सीएसएफ इनिशियली तो हमें ब्लड ही नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली जो है डिक्रीज होता जाएगा और अपीयर क्लियर होता जाएगा, सब्सिक्वेंटली उसमें फिर वो साफ नज़र आता जाएगा। जैसे ही हमें पता है कि ब्लड क्लॉट करेगा और सीएसएफ जो है इस तरह हम सीएसएफ जो है ड्रॉ करते जाएंगे 3 बॉटल्स में, तो फिर वो क्लियर आता जाएगा, क्योंकि फिर अब ब्लीडिंग क्लॉट हो गई, रुक गई है, तो फिर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो अगर सब एरेक्नोइड हेमरेज वाला होगा ना, वो जब आप 3 बॉटल टेस्ट कर रहे होंगे तो उसमें आपने याद रखना है कि ब्लड जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, आरबीसी का काउंट हाई होगा सारी ही तीनों ही ट्यूब्स में ट्रोमेटिक टैप वाले केस में। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये कौन सा वाला ब्लड है, हेमरेजिक टैप की वजह क्या है। अब आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आपने कब नहीं करना लंबा पंचर। जब याद रखिएगा पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड हो, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उससे सेरिबेलर या फिर टेंटोरियल हर्निएशन का रिस्क होता है, तो उसमें आपने जो है लंबा पंचर नहीं करना। अगर जो है फ्लूइड रिक्वायर्ड है तो फिर सीटी स्कैन आपने ऑब्टेन करना होता है टू एक्सक्लूड द मास लीजन। पहले आपने एक्सक्लूड कर लिया कि कोई मास लीजन नहीं है, फिर आप जो है कर लें लंबा पंचर। रेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर किस तरह से मैनिफेस्ट करेगा, यानी आपको कैसे पता चले कि अब बड़ा वाया आपने नहीं करना? एक तो आपको अगर पेपिलिडीमा मिल रहा है, डिटोरेटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है पेशेंट की, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर पेशेंट को हेमीप्लेजिया, डिस्फेजिया या क्रेनियल नर्व पाथसीज है, तो इस केस में आपने उसका नहीं करना। ठीक है, और ग्रॉस स्पाइनल लेजन है, कोई स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, तो इन केसेस में भी आप लंपा पंचर नहीं करते। पार्टिकुलर केयर आपने जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले पेशेंट्स होते हैं या डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड कोगुलेशन वाले, उनमें आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक हो गया। अब आती है कॉम्प्लिकेशंस। तो सेरिब्रल और स्पाइनल हर्निएशन बार बार रिपीट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक, ये क्या होता है, इसको हम स्पाइनल हेडेक भी कहते हैं, याद रखिएगा, एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जो कि जब ड्यूरा मेटल पंचर हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ये हेडेक होगा। ठीक है, सीवियर इसमें पोजिशनल हेडेक होता है, जो बैठने से या खड़े होने से बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाता है, और जब पेशेंट लेटेगा लाइंग फ्लैट पे ये इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरा के रप्चर की वजह से होता है। तो इसके अलावा क्रेनियल न्यूरोपैथीज भी हो सकती हैं लंबा पंचर के दौरान। ठीक है, नर्व अगर अफेक्ट हो गई, नर्व रूट की इरिटेशन, लो बैक पेन, स्टाइलेट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारा था लंबा पंचर। अब जो है मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ किस तरह परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है पोजीशन होगी पेशेंट की लंबा पंचर की, और साइडवेज। इसके अलावा आपने इसके नीचे नी जो है इस तरह से इनवर्ड, और नेक को भी फ्लेक्स करना होता है। और अब जो है हम
पहले एनेस्थेटिक देंगे लोकल, जैसे लिग्नोकेन, और उसके बाद जो है हमने नीडल इंसर्ट करनी होती है। सबसे पहले जो है एसेप्टिक मेजर्स यानी पायोडीन से जो है एरिया वो हम क्लीन करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए ये L4 का लेवल है। L1 पे आपने नहीं करना, आप L2 या L3 या L4 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने सबसे पहले पायोडीन से एरिया को क्लीन किया है। अब जो ड्रेपिंग, अगला स्टेप है लिग्नोकेन इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये लिग्नोकेन है जो अभी इन्फिल्ट्रेट करेंगे सबक्यूटेनियस टिश्यू में। यहाँ पर इसमें जो है लोकल एनेस्थेटिक लिग्नोकेन इन्फिल्ट्रेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो है 25 गॉज की या 20 गॉज की जो है स्पाइरल जो नीडल है, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। ठीक है, लेस देन 20 गॉज। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, और पिंकी टिप है। अ, ये है वो नीडल स्टाइलेट। अब जो है ये नीडल स्लोली स्लोली एडवांस करेंगे जब तक कि उसको जो रेजिस्टेंस है वो नहीं फील होती है। देखिए L3 L4 के बीच में, और ये ऊपर की तरफ जाएगी नीडल अम्बिलाइकस की डायरेक्शन में जो है एडवांस करनी होती है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो हमें जहन में रखने हैं। स्पाइनस लिगामेंट, इंटरस्पाइनस लिगामेंट ऑफ फ्लेवम, सब एराक्नोइड स्पेस तक हमने लेके जाना है। जैसे सब एराक्नोइड स्पेस आ जाती है तो जो रेजिस्टेंस है वो रिलीव फील होगी, जैसे सडन रिलीज हो गया वो रेजिस्टेंस का। ठीक है, फिर जो है हमने स्टाइलेट को रिमूव कर देना है और नीडल को जो है अटैच कर देना है। अ, और फिर मैनोमीटर लगा के हम प्रेशर मेजर कर लेंगे। उसके बाद हम ये फ्लूइड कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब फ्लूइड है जो अगर हमें हेमरेजिक टैब मिल रहा है तो फिर हमने 3 बॉटल टेस्ट करना होता है। दैट्स इट। यहाँ पे ये लंबा पंचर कंप्लीट हुआ। ठीक हो गया। नीडल रिमूव कर ली। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, लंबा पंचर।